नमस्कार दर्शकों, मैं विनोद जूनियर। आज हम जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर ए.के. सिंह, स्क्वाड्रन लीडर। सेना में रहने के बाद वो आखिर शिक्षा के जगत में कैसे आए, क्या उनका मोटिव था, क्या उद्देश्य था, क्या शिक्षा सर्वोपरि थी या फिर सेना या देश, ऐसे क्या उनको दिमाग में बात आई उनके कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। दोनों जगह अपने आप में प्रायोरिटी पर होती हैं, क्योंकि सेना देश की रक्षा करता है तभी हम लोग सो पाते हैं। इसमें अन्य किसी भी अगर बॉर्डर पे बीएसएफ या सीआईएसएफ की बात अगर करते हैं तो वो शायद उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन जितना सेना का कंट्रीब्यूशन है वो शायद उसको हम लोग आकलन नहीं कर सकते हैं। शिक्षा का भी सेम पैटर्न है। शिक्षा अगर हमारे पास नहीं है तो शायद हम जो है एक अनपढ़ या एक तरह से ये भी कह सकते हैं, उसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो उस जगह हम लोग चले जाएंगे। अगर हम दूसरे देश में अगर जाते हैं तो हमारी शिक्षा चूँकि वहाँ की नहीं है, वो लैंग्वेज नहीं है, तो हम वहाँ पर अनपढ़ कहलाते हैं। ये एक इंडिकेशन है। यहाँ बहुत स्कोप है शिक्षा के साथ साथ आपका सामाजिक कार्य करने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डॉक्टर ए.के. सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्क्वाड्रन लीडर। सर, स्वागत है आपका चर्चा में और पॉडकास्ट में। नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंह साहब कि आप अभी भी देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जब आपको देखते होंगे मुझे लगता है कि वो आपसे बड़े ही प्रेम भाव से मिलते होंगे, क्योंकि आपका नेचर ही बड़ा वैसा है। और दूसरा, आप अनिल कपूर है, आपने आपको फिट भी रखा हुआ है। ये राज नहीं समझ में आज तक 30 साल से हम ये लोग यही देख रहे हैं कि सिंह साहब की फिटनेस का राज आखिर है क्या। विनोद जी नमस्कार, और आगरा के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। विनोद जी ने पूछा कि फ़िटनेस का राज क्या है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेना के जो लोग होते हैं उनका एक बहुत ही पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है और बहुत ही संयमित जीवन होता है, जिसके हिसाब से वो जीते हैं। तो फिटनेस साथ साथ चलती है, खान पान पर नियंत्रण, थोड़ा बहुत फिज़िकल वो भी, और फिर स्कूल और कॉलेज का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें कि आप युवाओं के साथ रहते हैं, तो युवाओं के साथ रहते हैं तो आप भी अपने आप में चिर युवा हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि यही सब कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान को निरंतर फिट बनाए रखती हैं। सर, लोग तो ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आपने जो है प्लास्टिक सर्जरी करा रखी चेहरे पे ऐसा कुछ है क्या? नहीं विनोद जी, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अच्छा खाओ, अच्छी तरह से रहो और खुश रहो। सबसे बड़ा जो वो है, आपको बहुत खुश रहना है जीवन में। आज के इस केमिकल की दुनिया में अच्छा कैसे करेंगे लोग, कैसे खा सकते हैं? जी, केमिकल बहुत है आज सर। केमिकल है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं, और ऑर्गेनिक खाइए, ऑर्गेनिक चीज़ें खाइए, और कोशिश करिए कि नेचुरल चीज़ें ज़्यादा, बाज़ार की इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, अपने घर का खाना खाएं और बहुत ही बैलेंस्ड खाना खाएं, तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को हमेशा लाभ रहेगा। चलिए सर, थोड़ा सा आपके पेशे की तरफ आते हैं लौट के। आप सेना में थे सर, एक अच्छी पोस्ट पर थे, स्क्वाड्रन लीडर थे आप। कहाँ आप सर देश की सेवा कर रहे थे, बॉर्डर पर सेवा कर रहे थे, हम लोगों को अच्छी न्यूज़ सुना रहे थे आप लोग। उसके बाद अचानक कैसे यूँ टर्न मार दिया आपने कि आप शिक्षा की दुनिया में आ गए इधर? पहले तो आपको बताना चाहता हूँ विनोद जी कि सेना में, भारतीय वायुसेना में मैंने करीब 15 साल अपनी सेवाएं दी, और 15 साल का जो कार्यकाल बहुत ही उत्कृष्ट और बहुत ही देश के लिए बहुत ही, मेरे को लगता है कि अच्छा काम किया। लेकिन मुझे एक समय पर जाकर लगा कि मुझे समाज के लिए, शहर के लिए, जिस शहर में मैं पला बड़ा, जिस शहर में मैंने शिक्षा पाई, उसके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि देश के लिए 15 साल दिए, तो बाकी जीवन का समय शिक्षा के लिए, समाज के लिए, और अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए भी देना चाहिए। और शिक्षा भी एक देश की सेवा ही तो है। कहाँ सर उड़ता हुआ आसमान सर आपके पास है, और कहाँ जो है ब्लैक बोर्ड की दुनिया, कहाँ ब्लैक काला काला सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। ब्लैक बोर्ड की जो दुनिया है ना, वो भी बहुत, जैसे कहना चाहिए, वो दुनिया भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आप युवाओं का, बच्चों का एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। आ चल के तुझे मैं ले के चलूँ एक ऐसे गगन के तले,
जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो मेरा सपना है कि मैं अपने देश के युवाओं को, अपने देश के बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाऊं जहाँ पर वो सफल हों, जहाँ पर अपने देश का, अपने शहर का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। और यही मेरा संकल्प है, यही मेरी भावना है, इसीलिए शिक्षा को मैंने चुना है। तो आपको उस वक्त कैसा फील हुआ जब आपने सेना की वर्दी को आपने रखा? क्योंकि वहाँ का जज्बा एक बहुत अलग होता है सर। हर कोई, देखिए, एक कहना नहीं चाहिए, वैसे क्वेश्चन में एक डाल रहा हूँ आपके साथ में। जब इंसान जाता है तो इंसान नॉर्मल तरीके से जाता है, लेकिन जब सेना का कोई व्यक्ति जाता है तो पूरे शान और शौकत के साथ जाता है, जो पैसा दे के भी नहीं कर सकता है। तो उस समय जब आपने अपनी ये टांगी होगी वर्दी, तो फिर बड़ा अजीब सा फील हुआ होगा आपको। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत ही भावुकता और बहुत ही कठिन निर्णय था। क्योंकि एक तो ये बताना चाहूँगा कि सेना की नौकरी एक सरकारी क्लास 1 अफसर का जॉब था, और एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए, एक परिवार के ऐसे बच्चे के लिए जिसने कि जीवन में बहुत संघर्ष किए हों, उसके लिए बहुत ही कठिन निर्णय था कि सेना को अलविदा कहना, सेना को छोड़ना उसके लिए बहुत ही मुश्किल निर्णय था। लेकिन सपने और भी थे, मंजिलें और भी थीं, तो उसके लिए ये निर्णय भी लेना पड़ा। और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि मुझे लगता था कि सेना में मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को और अपने पेरेंट्स को ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। तो मुझे लगता था कि शायद मैं अगर सेवानिवृत्ति लूँगा तो अपनी जीवन में और कुछ बेहतर कर सकूँगा। तो थोड़ी भावुकता तो थी, लेकिन फिर भी नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी साथ नहीं रह रही होंगी, इसलिए जो है उनका डिसीजन रहा हो कि नहीं भाभी ठीक जी है, तो कभी वो साथ रही नहीं। डिसीजन उन्हीं का तो नहीं था ये। मेरी पोस्टिंग ऐसी जगहों पर रही कि वहाँ पर मुझे परिवार को रखने की, परिवार को अपने साथ नहीं रख पाया, बच्चों को अपने साथ नहीं रख पाया। लेकिन सेना का कार्य था, तो सेना के कार्य में उस कार्य को भी बिना परिवार की उपस्थिति के अच्छे से किया, मन लगा के किया। ये तो ऐसा क्या था डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस क्या था उसमें? क्या कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था? ऐसा कुछ रहता है नहीं देश के ऐसा लिए, कुछ नहीं या था, कोई ऐसा कुछ रूल्स नहीं था, ऐसा बस है? ऐसे ही लगा कि अब सेना में 15 साल काम कर लिया। कारगिल युद्ध में भी मैं 1999 में मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो मुझे लगा कि अब शायद वो घड़ी आ गई है जब मुझे अपने शहर के लिए, शिक्षा के लिए, समाज के लिए और अपने जो भी मंजिलें और रास्ते थे उनके लिए भी कुछ काम करना कारगिल युद्ध चाहिए। सर 1962 जैसा रहा होगा आपके लिए तो। कारगिल युद्ध वास्तव में एक वह बिल्कुल, आप 65, 62 और 71 की जो युद्ध हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके का मंजर था, और बहुत ही हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कारगिल में विजय प्राप्त की और अपने देश का नाम आगे बढ़ाया। एक सवाल डाल दें इसमें छोटा सा। बोफोर्स तोप की बड़ी बदनामी हुई थी, अब बोफोर्स तोप ने ही शायद उस युद्ध को जिताया भी था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बोफोर्स आज भी भारत के लिए एक बहुत ही ऐसा अभेद्य हथियार है जिससे कि हम, हमारी सेना, भारतीय थल सेना बोफोर्स को बहुत बखूबी से यूज़ करती है, और बोफोर्स ने हमारा बहुत साथ दिया। तो मुझे लगता है कि वो निर्णय भारत सरकार का बहुत सही था, बोफोर्स को भारतीय सेना में लाने का। तो मुझे, उसके अलावा कोई तोप ऊपर चढ़ ही नहीं पाती, इतनी हल्की तोप थी, हाँ चढ़ बिल्कुल, भी गई बहुत ही, ऊपर ऊंचाई एक पे तो इतना। बहुत ही लाइट वेट है, और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ऑपरेशनल उसका जो वो है काफ़ी आसान है उसको यूज़ करना। यानी कि एक छोटा अगर 10-11 साल का, 10-11वीं का बच्चा भी उसको ऑपरेट कर सकता है। तो ये भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही कुशलता की बात थी, और फिर हमारे सैनिकों का निशाना तो अचूक होता ही कई है। हज़ार फीट ऊंचाई पे ले गए उसे। सर ये भी सुना था कि कारगिल युद्ध में जब ट्रक जाते थे वहाँ पर सामान लेके, तो फर्स्ट गियर में ही ट्रक चलाना पड़ता था, सेकंड गियर में ट्रक चलते ही नहीं थे, इंजन खराब हो जाते थे, इंजन को जो सिपाही थे वही सही करते थे वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी ऊंचाइयों पर राशन चढ़ाना, उतनी ऊंचाइयों पर वेपन्स को ले जाना, हथियारों को ले जाना, असला ले जाना, बारूद ले जाना बहुत मुश्किल काम होता है। हेलीकॉप्टर्स ने भी बहुत साथ दिया, चेतक चीता हेलीकॉप्टर भी लगाए गए इस काम में, और सेना के ट्रक्स ने भी काफ़ी काम किया। तो ये तो एक जॉइंट एक्सरसाइज थी जिसको कि वायु सेना और थल सेना ने मिलकर किया।
अभी बहुत सारी ऐसी अफवाहें चल रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। अभी कॉकरोच एक पार्टी बन के अभी आई, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया बहुत वायरल हो रहा है ये कॉकरोच कॉकरोच। अभी जैसे बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, आपका श्रीलंका में हुआ, तख्ता पलट हो गया। छोटी छोटी बात को लेकर तख्ता पलट हुआ है। तो हिंदुस्तान में क्या लग रहा है आपको, ऐसी पार्टी से कोई खतरा? नहीं, पहली बात तो मैं इस ऑनलाइन कॉन्सेप्ट को ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, क्योंकि भारत की सरकार जो भी आज काम कर रही हैं वो देश के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही हैं। आप सब देख रहे हैं कि पिछले दो लोकसभा में मोदी जी की सरकार आई है, और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी, चाहे आप असम में ले लें, चाहे आप पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी आए हैं, तो ये सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो सोशल मीडिया की जो हलचलें हैं, निश्चित रूप से युवा इससे आकर्षित तो हो सकता है, लेकिन युवा ज़्यादा जुड़ेगा नहीं। कुछ टेम्परेरी वो हो सकता है कि वो कुछ अपने फॉलोअर्स बना लें इंस्टाग्राम वगैरह पे, 1 करोड़ फॉलोअर बना लें, 2 करोड़ बना लें, लेकिन ज़मीन पर आकर काम तो करना पड़ेगा ना। जिस काम को बहुत मेहनत के साथ, संघर्ष के साथ सरकारें करती हैं, वो सोशल मीडिया पे संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सब युवाओं को भड़काने के वो हैं। और जैन जी, हमारा जो हमारे देश का जैन जी है, वो दूसरे देशों के जैन जी की तरह नहीं है। सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, और हमारी सरकारों पे और हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर भरोसा रखें, और इन सब चीज़ों से अगर युवा दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो सच है, जो प्योर गोल्ड डज नॉट फियर्स द फ्लेम, तो जो सच है वो तो सामने आएगा ही। जब अमेरिका में, जर्मनी में या मैं ऑस्ट्रेलिया में रह के भारत को तो नहीं चलाया जा सकता, ये बहुत असंभव कार्य है। तो मुझे नहीं लगता पर कि ब्रेन वॉश तो हो सकता है सर। ब्रेन वॉश तो, माइंड वॉश तो कर ही सकते हैं। हाँ, कुछ निश्चित रूप से कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा नहीं। आप देखिएगा कि 10-15 दिन बाद ही, क्योंकि युवा, जो भारत का युवा है वो बहुत व्यस्त है, उसके पास बहुत सारी अवसर हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो अपने करियर पे ध्यान दे, अपने भविष्य पे ध्यान दे। तो वो अगर इन सब चीज़ों में, लफड़ों में पड़ेगा तो निश्चित रूप से उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका नुकसान ही होगा। तो इसलिए भारत का युवा इन चीज़ों को समझेगा और निश्चित रूप से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए निश्चित रूप से काम करेगा। लेकिन इधर सोचता कौन है सर? हाँ? इधर सोचता कौन है? सोचते तो लोग दूसरी तरफ है ना, सोच तो दूसरी तरफ रहे हैं। उनको भी फोर्सेस भाई हैं। ज़रा सी बात को लेकर के आप बांग्लादेश देखिए, ज़रा सी बात को लेकर के केवल 2-4 से जो विद्यार्थी थे उन्होंने लेकर के उधम मचाया, और सीधा जो तख्ता पलट शुरू हो गया। धीरे धीरे करके कहीं इधर कब्जा हो गया, कहीं वहाँ कब्जा होगा। श्रीलंका में, ठीक पड़ोसी देश में भी यही हाल रहा, यही पाकिस्तान में भी रहा, इसी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी यही रहा है, सब जगह यही रहा है। तो हम तो बिल्कुल बॉर्डर पर खड़े हैं, केवल एक तार का गैप है। बहुत छोटे देश हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही छोटा समूह है जिसको कि बरगलाया जा सकता है, जिसको कि थोड़ा सा उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, और उसका जो संरचना है, जो सांस्कृतिक संरचना है हमारे देश की, वो इस तरह की नहीं है कि हमारा युवा, क्योंकि मैं खुद युवाओं के जो क्षेत्र है उसमें पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ, और हमारे देश का युवा बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक है। वो इस तरह से सोशल मीडिया और इस तरह के टीवी और इस तरह की फालतू बातों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होगा। और आप देखिएगा कि निश्चित रूप से हमारे देश के युवा इस बहकावे में और इस जो नेताओं के, कुछ नेताओं के भड़काने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और निश्चित रूप से आप देखना कि भारत का युवा भारत के लिए ही काम करेगा और भारत का ही नाम ऊंचा करेगा। 2005 में आपने शिक्षा जगत में कदम रखा, तो उसमें क्या सोचा आपने, क्या थीम थी आपकी उस समय? तो देखिए, अगर हम 95 या 2000 की बात करते हैं बीच में, तो सरकारी स्कूल बहुत सारे थे, यूपी बोर्ड के स्कूल बहुत सारे थे, प्राइवेट स्कूलों का जन्म बहुत कम हुआ था। आपके आगरा की अगर बात करते हैं, मैं आगरा में बैठे इस समय, तो डॉक्टर मारिया और APS ये कुछ स्कूल थे, उसके बाद फिर स्कूलों का आना शुरू हुआ है। तो आपको 2005 का स्कूल है, तो 2005 में पहले आप जो आसमान में जहाज़ उड़ाते थे, आज की डेट में आप जो है जहाज़ उड़ाने के लिए बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से काफ़ी चुनौती थी, क्योंकि उस वक्त जब हम शिक्षा में आए थे तो जो निजी शिक्षा है, प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन है, वो इतना व्यापक स्तर पर नहीं थी। तो निश्चित रूप से समझाना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास हौसला है और आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, अगर आप छात्रों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से
छात्र और अभिभावक इस चीज़ को समझेंगे और निश्चित रूप से आप शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो 2005 से जो आज तक का सफ़र है उसमें कोई ऐसी चुनौती नहीं आई जिससे कि हमें दिक्कत हुई हो, और हम पूरे सफलता के साथ और पूरे उल्लास के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। डॉक्टर एमपीएस अपने आप में एक बड़ा नाम है, एक बहुत प्रचलित, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस, और डिसिप्लिन हो चाहे शिक्षा हो, कई क्वालिटी चेंज किया आपने आगरा में आके। और उसके बाद तमाम लोग भी आए फिर आगे से, उन्होंने खोला, अपना भी स्कूल खोला, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, हर जगह आपने काम अच्छा किया। दो सवाल करेंगे आपसे सर। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये, आपने ज़मीन भी देखा, आपने आसमान भी देखा, आपने पहाड़ी भी देखा, आपने समंदर भी देखा, आपने गोला बारूद भी देखा, आपने लाइव भी देखा, आपने समाज भी देखा, सब कुछ देखा आपने। मुश्किल घड़ी कौन सी ऐसी आई जब आप हिल गए हो? ऐसे सेना के लोग हिलते तो नहीं है, हिला देते लोगों को, तो आपका कौन सा ऐसा क्षण रहा है जिसमें आपको कष्ट हुआ हो कि नहीं यार अब तो दुनिया ख़त्म हो गई? हाँ, निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आप सेना में होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे मौके एक नहीं कई आते हैं और आपको लगता है कि बहुत मुश्किल आ रहा है। जैसे कारगिल वॉर का ही मैंने बताया, कारगिल वॉर जब 99 में हुई थी तो निश्चित रूप से हम लोगों के मनोबल पर इसका फ़र्क पड़ा था, क्योंकि पूरी तरह से दुश्मन से घिरे हुए थे, लेकिन हमारा जज्बा, हमारा हौसला और हमारी जो सेना की और भारतीय वायुसेना की जो हिम्मत है, जो हौसले हैं और जो उड़ाने हैं और जो मंजिलों को पाने की जो उनकी जो ललक है, उसने हमें निश्चित रूप से विजय दिलाई। और यही मेरे ख्याल से हर क्षेत्र में लागू होता है। हर क्षेत्र में अगर आप अपने मोरल को, अपने हौसले को डाउन रखेंगे तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। तो आपको हमेशा अपने को फिट रखना है, आपको हमेशा अपने आप को उस मंजिल की तरफ जाने वाला रखना है जहाँ पर कि केवल विजय होना ही एक आपका मूल मंत्र है, और वही सेना में होता है, वही शिक्षा में और वही हर क्षेत्र में लागू होता है। एआई का ज़माना आ गया सर अब तो। पहले तो मोबाइल भी नहीं थे लोगों के पास में, केवल लैंडलाइन होता था, किसी घर से फ़ोन आता था तो ग्राम प्रधान के पास होता था या तो डाक विभाग में होता था कि 1 घंटा बैठना पड़ता था, ठीक है अभी जाएंगे तो बताएंगे, शाम तक बात कर लेना। अब तो एआई आ गया है, इसका शिक्षा क्षेत्र में कितना योगदान मानती है आप? मैंने अभी कल ही कुछ पोस्ट डाले हैं, और एआई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और एआई एक ऐसा, मैं कहना चाहूँगा, एक ऐसा टूल है जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में जिसका व्यापक उपयोग हो सकता है। हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह के कोर्सेज चलते हैं, और हम स्कूल में भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एआई के ऊपर फोकस करने को कहते हैं, और शिक्षकों को भी कहते हैं कि जो एआई की एजुकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, जो कि आप अपने दिमाग से नहीं सोच सकते, वो आपके लिए मशीन सोच रही है, तो आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं, आपके काम बहुत सरल हो जाते हैं। तो एआई को हमें बहुत महत्वपूर्ण उस पर लेना है और हमें एआई को बहुत आगे बढ़ाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी निर्भरता हम अपनी जो मनुष्य के दिमाग की निर्भरता को ख़त्म करके एआई पे ही पूरी तरीके से निर्भर हो जाएं। तो एआई को हमें यूज़ तो करना है, लेकिन मिसयूज़ नहीं करना है, जैसा कि आज हो रहा है। कुछ लोग चैट जीपीटी या कुछ इस तरह के एआई के टूल्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उससे युवाओं को, छात्रों को और सभी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमको निश्चित रूप से एआई को बहुत ही सतर्कता के साथ, मैं कहूँगा कि इस्तेमाल करना चाहिए। शिक्षा का पैटर्न आज काफ़ी चेंज हो गया, बदल गया है। पहले आपको भी ध्यान होगा, विकास गाइड आती थी, एक पहले पढ़ते थे, यूपी बोर्ड वाले लड़के पढ़ते थे, उसी से पास हो जाते थे। और तब 52% नंबर भी 45%, 49% यूपी बोर्ड का पूरा रिजल्ट होता था, क्योंकि आज भी देश का एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है। और अब जो है 99%, 99.9% आ रहा है सीबीएसई बोर्ड का। यूपी बोर्ड में 95-98% लोग लेके आ रहे हैं, मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो आप कितना चेंज मानते हैं इसको, और क्या चैलेंज अब तो बहुत आसान हो गया ऐसा लग रहा है? हाँ, पहले हम लोग भी, जब हमारे यहाँ 60% आते थे, या फर्स्ट तो बहुत मुश्किल से आता था, गुड सेकंड भी आ जाती थी, तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बढ़ जाती थी उस टाइम। और लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। एक तो मैंने देखा है कि छात्रों का जो मानसिक स्तर है वो भी बढ़ रहा है, और जो पैटर्न है ना एग्जामिनेशन का, वो भी निश्चित रूप से उसमें भी बदलाव हुए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बहुत फोकस हो रहा है। तो
आज की दुनिया में 90% या 99% लाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, आपका अपना विज़न क्या है लाइफ का, आपका अपनी सोच क्या है। खाली नंबर लाने से या खाली आप सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर ले आएंगे, आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं मानता। आप के अंदर स्किल्स भी होने चाहिए उसके हिसाब से। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास वैल्यूज़ नहीं है, आपके पास संस्कार नहीं है, तो मुझे लगता है कि इतने अधिक नंबर लाने का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए दोनों चीज़ों का एक मिश्रण होना चाहिए। इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपके साथ होनी चाहिए, आपके संस्कार भी होने चाहिए, और आपके पास जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जितने भी आपके जो लाइफ स्किल्स मैं बोलता हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए आपके पास, बोलने की जो क्षमता है, आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं होंगी, जब तक आपका व्यक्तित्व पूर्ण नहीं होगा, तब तक मुझे लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते। खाली नंबर से नहीं होता। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या चीज़ लेके आए हैं आप, थोड़ा सा इस पर बात कर लें विस्तार से। मैं विनोद जी आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग शुरू से एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो विश्व स्तरीय होनी चाहिए, और जिसका मूल वो है इंडियन वैल्यूज़, नेशनल वैल्यूज़ और ग्लोबल विजन, यानी कि भारतीय संस्कार और अंतर्राष्ट्रीय विचार। और अंतर्राष्ट्रीय विचार को हम लाने के लिए जब तक हम अपने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माहौल नहीं देंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं देंगे, तब तक संभव नहीं है। तो आप देखेंगे कि पूरे कैंपसेस हमारे एयर कंडीशनड होते हैं। आप हमारी लैब्स को, या हमारे जो अतुल्य भारत कल्चरल सेंटर है, या अभी हमने अतुल्य कम्युनिकेशन स्टूडियो बनाया है, हम अपने छात्रों को वो नई नई चीज़ें, भी रोबोटिक्स पे भी काम चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब्स पे भी काम चल रहा है। बहुत सारे जो अत्याधुनिक जो ऐसी चीज़ें हैं, स्किल्स हैं जिनको लाने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो टेक्नोलॉजी हम अपने स्मार्ट बोर्ड्स अभी हमने अपने स्कूल और कॉलेज में इंट्रोड्यूस किए हैं। आप देखिएगा कि हर क्लास में बच्चा ब्लैक बोर्ड से और चॉक बोर्ड से नहीं पढ़ रहा है, बच्चा स्मार्ट बोर्ड से लर्न कर रहा है। तो वो लर्निंग भी एक अपने आप में एक अपना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और पूरे के पूरे जो शिक्षा का परिवेश है उसको एक नए युग में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर एमपीएस ग्रुप इसमें बहुत आगे है। अभी सरकार ने हमें बीबीएन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, अभी हमारी जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के लिए भी गवर्नमेंट हमें दे रही है, डिजिटल मार्केटिंग में दे रही है। तो जो कोर्सेज भी हमें सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो अत्याधुनिक और आगे के युग के लिए ऐसे कोर्सेज हैं जो कि हमारे युवाओं का परिदृश्य, युवाओं का जीवन बदल देंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। शिक्षा का पैटर्न काफ़ी चेंज तो हो ही गया है, पहले से बहुत सारे क्वेश्चन भी शायद इजी हो गए, या उतना थ्योरी नहीं आती लिखने के लिए। 10 पेज का आपको ऐसे लिखना है, पहले तो 10 पेज के ऐसे लिखना पड़ता था, आप उसको जो 400-500 शब्दों में बयां करिए इसको। अब तो बहुत चेंज हो गया है। दूसरा ये जाएंगे सर, क्या गुरुमंत्र क्या है आपके युवाओं के लिए, कुछ ऐसे टिप्स बताइए। आपकी तरह एक तो स्मार्ट रहे हमेशा, इस एज में भी जाके आप तभी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगते हैं, 40 ईयर्स के लगते हैं अभी, 35, 30, 40। देखिए, मेरे को लगता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे युवाओं को जो उनका जो बौद्धिक, जिसे मैं कहता हूँ, जो वैचारिक जो है अनुसंधान है, वैचारिक जो उसका सोच है, जो वो उसको अपनी हमेशा बढ़ानी पड़ेगी, जिससे कि वो अपनी को कोई भी बात है, चाहे वो ऐसे लिखना हो, चाहे वो किसी डिबेट में बोलना हो, वो अपने वैचारिक जो उसकी स्किल्स हैं उनको बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। जब तक उसकी बौद्धिक क्षमता नहीं बढ़ेगी, तब तक वो चाहे कितना भी 140 आईक्यू ले आए, चाहे 130 आईक्यू ले आए, वो सफल नहीं हो सकता। तो उसके लिए जो लाइफ स्किल्स की हम बात करते हैं, जीवन के जो स्किल्स हैं, जीवन के जो कौशल हैं, उनको बढ़ावा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक विषय पे बहुत देर तक व्याख्यान दे सकते हैं, बहुत देर तक बौद्धिक दे सकते हैं। तो इन चीज़ों पे काम होना बहुत ज़रूरी है विनोद जी। 15 साल से सेना में रह लिए और 2005 में आपने स्कूल खोल लिया, तो 20 साल यहाँ भी हो गए, 21 साल। तीसरा पड़ाव क्या है, किधर जाना चाहते हैं? क्या दोबारा क्या लगता है सेना में जाने कभी मन तो करता होगा? नहीं, सेना से मैं आज भी जुड़ा हूँ। मैं
पहले तो आपको बता दूं कि सेना जब सेवानिवृत्ति देती है और समय से पहले जैसे कहते हैं कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट किसी को देती है, तो सेना एक बॉन्ड साइन कराती है जिसको कहते हैं रिजर्व फोर्स। तो आज भी मैं भारतीय वायुसेना, अगर ज़रूरत पड़ सकती है भारतीय वायुसेना को, तो भारतीय वायुसेना मुझे आज भी युद्ध के मैदान में उतार सकती है। ये मैंने सरकार को बॉन्ड साइन किया हुआ है और सेना के लोगों से मैं आज भी जुड़ा हूँ। आज भी मैं एयरफोर्स एसोसिएशन का सदस्य हूँ और सेना के विभिन्न फंक्शंस में और सब में, और हमारे यहाँ भी एनसीसी चलती है, तो सेना के लोग आते रहते हैं, सेना के सारे दोस्त हैं, तो सेना तो कभी दिल से निकल ही नहीं सकती है। तो एक जज्बा है, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, दिस वॉज नॉट अ जॉब फॉर मी, इट वॉज अ पैशन फॉर मी, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड फॉर मी। एंड AK Singh which you see is entirely a सैनिक, entirely a एयरफोर्स पर्सन। आप भी सपने में आपको जहाज से याद आते होंगे फिर? नहीं, आज भी सपने में यही सब दिखता है यार। सपने में और कुछ दिखता ही नहीं है, वर्दी दिखती है, नीली वर्दी दिखती है। तो कभी चारपाई से उठे भी है रात में ऐसी जी कि जहाज उड़ाने जा रहा हूँ? सपने में हाँ, उठ गए ऐसा कभी? खूब ऐसे सपने में आता ही ये सब है, क्योंकि पूरे टाइम दिमाग में यही सब घूमता रहता तो है। घर वाले और बहुत आज परेशान भी होते होंगे मैं- फिर तो। सरकार ने भले ही मुझे सेवानिवृत्त मान लिया हो, लेकिन मैंने अपने को कभी सेवानिवृत्त रिटायर्ड अभी तक नहीं माना है। नहीं, लेकिन शरीर तो गिरवी रख ली ना सरकार ने आपकी। शरीर तो आपकी गिरवी रख ली ना सरकार ने। हाँ, और ये तो प्रॉपर्टी वो उनकी तो है। मरते दम तक देश का है, भारत माता का है, और भारत माता के लिए हमेशा रहेगा। और जब तक इस शरीर में जान है, खून है, तब तक इस देश के लिए हमेशा खड़े रहें। और नया क्या करना चाहते हैं सर? आप कुछ लग रहा है ऐसा लाइफ में अभी इस स्टेज पे पहुंचने के बाद अभी कुछ रह गया और आगे कुछ करना है अलग से? नहीं, अब तो मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी युवाओं को, अभी अपने देश के लोगों को, अभी अपने देश के लोगों में एक जागृति, एक यूट्यूब चैनल अभी आज ही लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि अपने विचार और अपने जो हमारी जो थ्योरीज हैं वो हम अपने युवाओं तक ले जाएं। और हम अभी युवाओं के लिए बहुत काम होना है देश में। मैं भी चाहता हूं कि भागीदार बनूं युवाओं के साथ, उनकी सफलता के लिए, उनको आगे ले जाने के लिए, अपनी जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तजुर्बा है, उससे उनको और वो रास्ता दिखाऊं। और समाज के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। चाहता हूं कि समाज के लिए भी कुछ ऐसा करें जिससे कि हम कह सकें कि हम इस देश में पैदा हुए, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, और हम यही सब करते रहेंगे। तो आपने इतने सारे स्टूडेंट बना तो दिए आपने, बहुत सारे स्टूडेंट बना दिए। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, कोई पायलट है, कोई कुछ है, कोई जो है IAS है, कोई PCS है, सब निकले होंगे स्कूल से आपके। इतने साल हो गए आपको। तो वो ये तो चलता रहेगा ना, कारवां है ये तो, एक कारवां तो चलता ही रहेगा ना, कारवां तो आगे रुकेगा नहीं कभी, मतलब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब आपका पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। डॉक्टर AK सिंह साहब हमारे साथ थे, स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर MPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। तो आपको बता दें, डॉक्टर AK सिंह साहब हमारे साथ थे, स्क्वाड्रन लीडर। आ तो गए वापस, लेकिन जाने के फिर से विचार है अभी। स्कूल बना लिया, 20 साल स्कूल को चलाते हुए, कि 21 साल हो गया, 15 साल सेना में रहे, कारगिल युद्ध में भी शामिल हुए। इससे बड़ा एक्सपीरियंस और अनुभव क्या हो सकता है कि जिस देश में रहे हैं उसकी सीमा की रक्षा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। सेना एक ऐसी जगह है जहां पूरे देश को गौरवान्वित करती है, और पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नज़र उस सेना के ऊपर होती है, क्योंकि वो अटैकिंग मोड पर होते हैं, अटैकिंग सेंटर पर होते हैं, फ्रंट पर होते हैं। तो वो जगते हैं तो हम लोग सोते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा, स्कूल भी एक ऐसा माध्यम है जो समाज की सेवा भी कर सकता है, जिसमें से IAS PCS डॉक्टर वैज्ञानिक सारे लोग निकलते हैं। तो डॉक्टर MPS और ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो अपने आप में एक बेहतरीन है, और आपको भी यहाँ आना चाहिए एक बार, क्योंकि 2005 से लेकर अब तक काफ़ी विस्तार हुआ है, टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है, नए नए पैटर्न आए हैं, नई नई चीज़ें आई हैं। तो अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही शानदार स्कूल है, कॉलेज है ये। एक बार आएंगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। और दूसरा, हम सभी भारत सरकार के, हम सभी सरकार के देश के नुमाइंदे हैं। ये हमारी अपनी शरीर भी नहीं है, ना हमारी अपनी जगह कुछ भी नहीं है। अगर हम हैं तो केवल देश के लिए हैं। जो अभी भी सिंह साहब को सपने में भी आता है कि अभी भी पायलट, अभी भी जेट उड़ा ही रहे हैं, अभी भी कारगिल पर जा रहे हैं कई बार ये। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका कि उन्होंने जनता के साथ में, बच्चों के साथ में, युवाओं को मोटिवेट किया कि आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे बनना है। AI की दुनिया आ गई है, डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं, पहले फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में बहुत कुछ है। आज पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।